गुड मॉर्निंग बच्चों। क्षार एवं क्षारीय मृदा धातु ये पाठ जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हमने अध्ययन किया था सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा, इसको हमने पढ़ा। अब आज हम पढ़ेंगे सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जिसको हम इस तरह से लिखेंगे Na2CO3 और 10H2O, 10 जल अणु इसके साथ संयुक्त रहेंगे। तो सोडियम कार्बोनेट आज हम अध्ययन करेंगे सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इसको कई नाम से जानते हैं, तो इसे सोडा राख भी कहते हैं। सोडा राख, सोडियम कार्बोनेट को सोडा राख के नाम से भी जानते हैं। इसको कपड़ा धोने का सोडा भी कहते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट जो है कपड़ा धोने का सोडा भी कहा जाता है। और रासायनिक रूप से Na2CO3 × 10H2O, इस तरह से इसको रासायनिक रूप से व्यक्त करते हैं। तो इसे सोडा राख, इसे कपड़ा धोने का सोडा भी कहते हैं। अब बारी है कि इसका निर्माण हम कैसे करते हैं। सोडियम कार्बोनेट, कपड़ा धोने का सोडा, इसका हम निर्माण कैसे करेंगे, इसे हम कैसे बनाएंगे। तो अब है निर्माण। तो निर्माण की जब भी बात होती है तो इसको सोडियम बाइकार्बोनेट से बनाते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट से प्राप्त करते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट से प्राप्त करते हैं। अब सोडियम बाइकार्बोनेट का हम सूत्र जानेंगे, जैसे NaHCO3, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसकी सहायता से हम निर्माण करेंगे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट को, और ये तो बनेगा। इसके साथ जल H2O, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ 2 बार है, इस तरह से ये प्राप्त होगा। तो आपने देखा कि आज हम पढ़ रहे हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O, और इसे विभिन्न नाम से भी जानते हैं, जैसे सोडा राख, इसको कपड़ा धोने का सोडा, ऐसा जानते हैं। और निर्माण कैसे होगा इसको हम पढ़ रहे हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट ये सूत्र है, उसकी सहायता से हम सोडियम कार्बोनेट को प्राप्त करते हैं, उसका निर्माण करते हैं। अब हम और आगे पढ़ेंगे निर्माण के बाद औद्योगिक उत्पादन। तो सोडियम कार्बोनेट का औद्योगिक उत्पादन, निर्माण अभी आपने देखा था, और औद्योगिक पैमाने पर इसको हम कैसे प्राप्त करते हैं। तो औद्योगिक उत्पादन इसका कैसा होगा, इसकी कौन कौन सी विधियां हैं। तो औद्योगिक उत्पादन इसका 3 तरह से होगा, 3 विधियों के द्वारा होगा। और पहली विधि रहेगी ली ब्लांक की विधि रहेगी, और सोडियम कार्बोनेट को बनाने की दूसरी विधि रहेगी साल्वे विधि, ये बहुत प्रचलित विधि है। और तीसरी विधि जो है विद्युत अपघटनी विधि। तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10 जल अणु जिसमें संयुक्त रहते हैं, तो उसके औद्योगिक उत्पादन की 3 विधियों को हम इस पाठ में पढ़ेंगे। और 3 विधियों में पहली विधि ली ब्लांक विधि कहलाएगी। तो पहली विधि आप सब जानेंगे, ली ब्लांक विधि। दूसरी प्रचलित विधि है, उसको साल्वे विधि कहेंगे, साल्वे विधि। और तीसरी विधि जो सोडियम कार्बोनेट के निर्माण की इस पाठ में हम पढ़ेंगे, और विद्युत अपघटनी विधि। तो विद्युत अपघटनी विधि ये तीसरी विधि होगी कपड़ा धोने का जो सोडा है, सोडियम कार्बोनेट है, उसको प्राप्त करने की। तो
सबसे पहले हम बात करेंगे ली ब्लांक विधि के, इसके बाद हम क्रमशः पढ़ेंगे साल्वे विधि को, और उसके बाद तीसरी और अंतिम विधि हम पढ़ेंगे और वो है विद्युत अपघटनी विधि। हरग्रीव वर्ड वैज्ञानिक ने दी थी, हरग्रीव वर्ड विधि भी कहलाती है। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे ली ब्लांक विधि को। तो ली ब्लांक विधि में हमको NaCl लेना पड़ता है, सोडियम क्लोराइड, इससे परिचित हैं, इसे ब्राइन विलियन भी कहते हैं। तो इस पर हम सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराएंगे। तो जैसे ही सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया होगी तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम सल्फेट, ये दो यौगिक जो हैं बनते हैं। अब उस हिसाब से हमको परमाणु भी लेना होगा। तो यहाँ पर 2 बार सोडियम है, 2 ले लिए यहाँ पर इस तरह से। तो ये सोडियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया होगी ली ब्लांक विधि में। इससे आगे हम उसको इस पदार्थ को लेकर बढ़ते हैं। तो Na2SO4, ये सोडियम सल्फेट आगे और अभिक्रिया करेगा और कार्बन हम लेंगे और कार्बन से एक कार्बन मोनोऑक्साइड जरूर बनेगा। एक सोडियम जो है या सोडियम सल्फाइड जो है यहाँ पर बनता है, इस तरह से सोडियम सल्फाइड ये बनेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड। और इसके लिए हमको 4 कार्बन लेना होगा और 4 ही कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर प्राप्त होगा। और बाकी सब ठीक दिख रहा है, बराबर परमाणु दोनों ओर हैं, इसको आपको देखते रहना है। अब सोडियम सल्फाइड जो बना है, सोडियम सल्फाइड ये जो बना है, इससे और आगे हम बढ़ते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट एक पदार्थ, इसकी अभिक्रिया होगी और कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा Na2CO3 बनता है, Na2CO3 बनता है और इसी में संयुक्त रहता है कैल्शियम सल्फाइड। तो ये दोनों को हम एक साथ काली राख के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? काली राख। अब ये जो काली राख बना है तो इसको हम रखा रहने देंगे। तो इसको जो है जल में विलय करने पर इसमें सोडियम कार्बोनेट के रवे प्राप्त होते हैं, रवे या क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। किसके रवे प्राप्त होते हैं? Na2CO3 10H2O के। तो कुल मिलाकर सोडियम कार्बोनेट, कपड़ा धोने का सोडा, इसको हम सब पढ़ रहे हैं और इसको हमने बताया कि इसके औद्योगिक उत्पादन की जब बात आती है, कपड़ा धोने का जो सोडा है, तो इसके औद्योगिक उत्पादन की जब बात आती है तो इसके 3 प्रचलित विधियां हैं। पहली विधि ली ब्लांक विधि, दूसरी विधि साल्वे विधि और तीसरी विधि विद्युत। तो ली ब्लांक विधि में आपने देखा कि हमको किस तरह से काली राख मिला और काली राख धीरे से विलय होकर सोडियम कार्बोनेट प्रदान करता है, उसके रवे प्राप्त होते हैं, क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। तो ये पहली विधि पढ़ी गई सोडियम कार्बोनेट के निर्माण की और इस विधि का नाम था ली ब्लांक विधि। अब आगे बढ़ते हैं और बहुत प्रचलित विधि दूसरी विधि अब पढ़ी जाएगी और दूसरी विधि तो सोडियम कार्बोनेट का हम पढ़ रहे हैं औद्योगिक उत्पादन। और एक बार पुनः हम यहाँ उल्लेख कर देते हैं औद्योगिक उत्पादन। और औद्योगिक उत्पादन में दूसरा भाग पढ़ रहे हैं, दूसरी विधि पढ़ रहे हैं। पहली विधि ली ब्लांक विधि पढ़ी गई और दूसरी विधि, इस विधि को हम साल्वे विधि कहेंगे। तो साल्वे विधि में क्या क्या संयंत्र रहेगा, इसका अध्ययन हम पहले करेंगे। तो सबसे पहला भाग जो साल्वे विधि का होता है, एक संतृप्ति कारक हौज होता है। तो आप सब देखते रहिए किस तरह से हम
साल्वे विधि में संयंत्रों को एक एक करके जानेंगे। तो ये जो यहाँ पर भाग रहेगा साल्वे विधि में, इसका नाम हम बता रहे हैं, लिख रहे हैं, वो है संतृप्ति कारक हौज। तो पहला भाग इसका है संतृप्ति कारक हौज। अब ये संतृप्ति कारक हौज आगे संबंधित रहता है इस तरह से, ये दूसरा भाग इसका कहलाएगा और दूसरा भाग ये छन्ना कहलाता है। इसको हम किस नाम से जानते हैं? छन्ना। छन्ना से आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर इस तरह से कुंडलित नलिकाएं रहती हैं। कुंडलित नलिकाएं इस तरह से आपको यहाँ देखने मिलेंगी और ये कुंडलित नलिकाएं जैसा कि आपको दिखाई पड़ रही हैं, ये शीत कारक कहलाते हैं। ठंडा करने वाले संयंत्र हैं, शीत कारक कहलाएंगे। तो ये पहला भाग हुआ संतृप्ति कारक हौज, दूसरा भाग हुआ छन्ना, तीसरा भाग है शीत कारक। शीत कारक से हम आगे बढ़ते हैं तो हमको एक मीनार दिखेगी, उसको हम कार्बोनेटी कारक मीनार कहेंगे। तो यहाँ से जो पदार्थ हैं वो इस तरह से आपको इस दीवार में, इस संयंत्र के इस भाग में आपको अब पहुंचना है और इसका नाम है कार्बोनेटी कारक मीनार। तो इसको लिख देते हैं यहाँ पर, ये है कार्बोनेटी कारक और मीनार। तो ये कार्बोनेटी कारक मीनार ये भाग है। कार्बोनेटी कारक मीनार जो है इसकी बनावट ऐसे रहेगी, आप देख रहे हो, इसके विभिन्न भाग यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे इस तरह से। तो ये है कार्बोनेटी कारक मीनार। इसको हम यहाँ से लाकर इस तरह से संबद्ध करेंगे, ये हो गया। अब इसको और आगे यदि हम देखें कि किस तरह से और संयंत्र के भाग होंगे साल्वे विधि में, तो साल्वे विधि में और आगे हम पहुंच जाते हैं चूने की भट्ठी पर। तो चूने की भट्ठी जो है इस तरह से यहाँ से जो कुछ होगा प्राप्त, उसको आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर आप देखोगे इस तरह की बनावट जो है पाई जाएगी और यहाँ पर ये चूने की भट्ठी ये कहा जाएगा। तो अभी आप इस भाग पर पहुंच गए हैं और ये क्या कहलाता है, इसको हम नाम लिखेंगे इधर, ये है चूने की भट्ठी। तो ये एक संयंत्र का और भाग हुआ और चूने की भट्ठी का निचला भाग जो है इस तरह से रहेगा। अब चूने की भट्ठी एक और अंतिम भाग में जाएगी, वो है पुनर्लब्धि, पुनरुपलब्धि कह सकते हो। तो अब हम बढ़ते हैं इसको और आगे की ओर, यहाँ से इसका संबंध रहेगा अंतिम भाग। अंतिम भाग जो हमको देखने मिलेगा इस तरह से ये हिस्सा, और यहाँ पर आप आगे जब बढ़ेंगे तो इस तरह से ये भाग रहता है। और इसकी बनावट यदि आप जानना चाहें तो इस तरह से रहेगी, यहाँ पर विभाजक रहेंगे। तो ये हो गया, इसका नाम है पुनरुपलब्धि। तो ये पुनरुपलब्धि जो है ये स्तंभ है, एक टावर है, इस तरह से यहाँ पर देखने को मिलेगा। और पुनरुपलब्धि स्तंभ की खास बातें है कि यहाँ से पदार्थ जो हैं पुनः वापस भेजे जाएंगे और इस तरह से पहला जो संतृप्ति कारक हौज है वहाँ पदार्थ भेजे जाएंगे। अब पुनरुपलब्धि का एक भाग जो है इसका संबंध यहाँ से भी रहेगा, यहाँ नीचे की ओर आप देख रहे हो ये जुड़ा रहता है इस तरह से। तो ये जो निचला भाग है ये अंत में जाकर निर्वातक छन्ना से जुड़ा रहेगा। यहाँ पर आप देखोगे तो इस तरह से भाग रहता है और इसको कहते हैं निर्वातक छन्ना।
तो निर्वातक छन्ना जो है यहाँ पर मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये निर्वातक छन्ना है यहाँ पर देखोगे। तो आप सभी ने अभी दूसरी विधि, दूसरा जो औद्योगिक उत्पादन का संयंत्र है साल्वे विधि इसको पढ़ रहे हैं। तो साल्वे विधि में उपकरण संयंत्र कौन कौन से सम्मिलित हैं, तो इसको हम पढ़ रहे हैं। तो पहला उपकरण जैसा कि आपने देखा वो है संतृप्ति कारक हौज, ये पहला भाग है। आगे ये संबंधित होता है छन्ना से, और आगे यह संबंधित होता है शीत कारक या कूलिंग जो उपकरण है, शीत कारक, और आगे चल के कार्बोनेटी कारक मीनार से जुड़ा होता है। कार्बोनेटी कारक आगे चल के चूने की भट्टी से जुड़ा रहता है, चूने की भट्टी। तो ये चूने की भट्टी इस संयंत्र का भाग है, और वो आगे चल के पुनरुपलब्धि स्तंभ में जुड़ता है, और पुनरुपलब्धि स्तंभ जो है निर्वातक छन्ना से संबंधित रहता है। तो निर्वात छन्नक इसको कहेंगे। एक बार और आपको यहाँ पर इसका नाम लिखा जा रहा है। तो इसका जो नाम है यहाँ पर लिखा जा रहा है निर्वात छन्नक। तो ये भाग है साल्वे विधि के। तो साल्वे विधि का संयंत्र एक बार आप पुनः जान लें। साल्वे विधि में पहला भाग है संतृप्ति कारक हौज। इसके भीतर क्या रासायनिक अभिक्रिया होंगी इसको आपको इसके बाद बताया जाएगा। और ये भाग है छन्ना, ये भाग है शीत कारक। इसके बाद नंबर है इस संयंत्र में कार्बोनेटी कारक मीनार, उसमें क्या रासायनिक अभिक्रिया है अभी आपको बताया जाएगा। ये चूने की भट्टी आगे चल के अंतिम भाग साल्वे विधि का पुनरुपलब्धि स्तंभ। और ये पुनरुपलब्धि स्तंभ का संबंध निर्वात छन्नक से रहता है नीचे की ओर। तो ये है साल्वे विधि और उसकी बनावट। अब साल्वे विधि की बनावट हमने पढ़ा। अब महत्वपूर्ण भाग साल्वे विधि में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया कहाँ संपन्न होगी और किस तरह से हम सोडियम कार्बोनेट का औद्योगिक उत्पादन करेंगे, इसको अवश्य जानना है। तो साल्वे विधि के रासायनिक समीकरण, तो संतृप्ति कारक हौज में क्या अभिक्रिया होगी, तो संतृप्ति कारक हौज में, अब इसमें यदि आप देखोगे कि किस तरह से क्रमशः परिवर्तन होता है, सोडियम कार्बोनेट का बनना होता है। तो शुरुआत में हम अमोनिया से प्रारंभ करेंगे। अमोनिया जल से क्रिया करेगा, तो जल से क्रिया द्वारा आप देखोगे कि NH4OH बनेगा। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH। तो ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना है मैग्नीशियम क्लोराइड से क्रिया करेगा, बना हुआ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ बन रहे हैं वो और आगे क्रिया में भाग लेते जा रहे हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो मैग्नीशियम क्लोराइड से जब क्रिया होगी तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो ये 2 बार लेना पड़ेगा, तो 2 बार हमको अमोनियम क्लोराइड यहाँ बन जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। अब फिर और आगे हम बढ़ते हैं, तो मैग्नीशियम क्लोराइड के अलावा कई बार कैल्शियम क्लोराइड भी यहाँ पर रहता है, तो उसकी भी इसी तरह से अभिक्रिया होगी, NH4OH यहाँ अभिक्रिया करेगा और इस बार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे बना था, तो इस बार कौन बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड। इसको भी हम संतुलित कर देंगे इस तरह से।
तो ये रहेगा मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ये एक समान अभिक्रिया करेंगे कौन से जगह पर? संतृप्ति कारक हौज में। तो ये हो गया। अब इसके बाद छन्ना में छानने का कार्य होगा, शीतलक में उसको ठंडा किया जाएगा। तो पहला भाग की ये अभिक्रिया है, दूसरा तीसरा भाग में परिवर्तन होंगे। और अब हम पहुंच जाएंगे चौथा महत्वपूर्ण भाग, जैसा कि आपको चित्र में बताया गया था। और चौथा महत्वपूर्ण भाग है कार्बोनेटीकारक मीनार। तो कार्बोनेटीकरण जो मीनार है उसमें क्या अभिक्रिया होगी? तो चौथे भाग इसको हम कह सकते हैं कार्बोनेटीकरण मीनार। तो इसमें कौन सी रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होती है साल्वे विधि में, उसको हम जान रहे हैं। सबसे पहले हमें जाने कि संतृप्ति कारक हौज में क्या रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब हम क्या जान रहे हैं? कार्बोनेटीकरण मीनार में क्या अभिक्रिया होती है। तो इसमें अमोनिया यहाँ पर भी उपलब्ध रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड इससे क्रिया करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया के अलावा इसमें जल को भी लेना होगा, और जल की उपलब्धता में क्रिया होगी और अमोनियम बाइकार्बोनेट बनेगा, NH4HCO3। ये है अमोनियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम बाइकार्बोनेट। तो कार्बोनेटीकारक टावर जो है, इसमें अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल से क्रिया किया और अमोनियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम बाइकार्बोनेट इसको बनाता है। अब ये जो अमोनियम बाइकार्बोनेट बना है NH4HCO3, ये और अधिक आगे क्रिया करेगा, NaCl से अभिक्रिया होगी इसकी, और NaCl से अभिक्रिया के द्वारा NH4Cl बनेगा और NaHCO3। तो लिख देते हैं NaHCO3 बनेगा और NH4Cl, सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। तो अभी आपने देखा कि सोडियम कार्बोनेट के निर्माण की जो साल्वे विधि हम पढ़ रहे हैं, साल्वे विधि में संतृप्ति कारक हौज में कौन सी अभिक्रियाएं हुई और कार्बोनेटीकरण मीनार में जो संयंत्र का भाग था उसमें कौन सी अभिक्रियाएं हुई, एक एक करके हम सभी भागों में जानेंगे। जैसे इसके बाद चूने की भट्टी पर क्या रासायनिक अभिक्रिया होगी उसको आपको जानना है। तो दो भागों में हमने पढ़ा कि संतृप्ति कारक हौज में किस तरह से रासायनिक परिवर्तन हुए, कार्बोनेटीकरण मीनार में किस तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट का बनना हुआ। अब तीसरा जो भाग है जहाँ पर अभिक्रिया होगी वो है चूने की भट्टी पर अभिक्रिया। तो तीसरा चूने की भट्टी, तो चूने की भट्टी में क्या अभिक्रियाएं होती हैं उसको हम जानेंगे। तो इसमें चूने की भट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट ये जो है अभिक्रिया करेगा, अनबुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड CaO बचा क्या CO2। तो कैल्शियम ऑक्साइड पढ़ेंगे और ये क्या है कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो बना पदार्थ है कैल्शियम ऑक्साइड ये आगे जल से अभिक्रिया करेगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा हुआ चूना इसका निर्माण करता है। तो हम पढ़ रहे हैं कि सोडियम कार्बोनेट साल्वे विधि में जब
बना रहे हैं तो उस समय किस तरह से रासायनिक अभिक्रियाएं विभिन्न भागों में हो रही हैं। तो हमने अध्ययन किया संतृप्ति कारक हौज में किस तरह से रासायनिक अभिक्रियाएं पूरी हुई। संतृप्ति कारक हौज के बाद कार्बोनेटीकरण मीनार में किस तरह से रासायनिक अभिक्रियाएं पूर्ण हुई। और तीसरा भाग जो साल्वे विधि का जहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाएं पूरा होना है वो है चूने की भट्टी। तो चूने की भट्टी में किस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट का विघटन हुआ कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। कैल्शियम ऑक्साइड अनबुझा चूना इस नाम से भी जानते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। ये जल से किस तरह से अभिक्रिया किया और ये बुझे हुए चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हुआ। तो ये तीसरा भाग है साल्वे विधि का जहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं। अब और आगे सोडियम कार्बोनेट निर्माण औद्योगिक उत्पादन उसकी दिशा में और आगे चौथा भाग जहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी और उस चौथे भाग को आप सबने देखा था पुनरुपलब्धि। तो पुनरुपलब्धि जो टावर था या पुनरुपलब्धि जो स्तंभ था तो यहाँ पर भी रासायनिक परिवर्तन होते हैं। यहाँ पर कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड जो है ये अभिक्रिया करता है और बुझा हुआ चूना जो अभी अभी बना है चूने की भट्टी में उससे क्रिया करेगा और अमोनिया बनाएगा NH3 अमोनिया NH3 कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 और जल। तो इस तरह से परिवर्तन होगा। यहाँ पर हमको दो इस तरह से संतुलित करना होगा और दो अणु हमको जल के भी यहाँ मिलेंगे इस तरह से। अब ये जो अमोनियम बाइकार्बोनेट NH4HCO3 ये अभिक्रिया करेगा इस हिस्से में तो मुख्य रूप से अमोनिया बनाएगा और H2O बनाएगा और अंत में CO2 भी हमको प्राप्त होगा। तो ये पुनरुपलब्धि जो होता है स्तंभ साल्वे विधि का वहाँ पर ये रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं पूर्ण होंगी जैसा कि आप देख रहे हो। और अंत में अमोनियम बाइकार्बोनेट भी टूटा और ये सब पदार्थ बना रहा है। एक और अभिक्रिया संपन्न होगी ये है कि NaHCO3 जो बनेगा और उसका जारण भी होना है। तो और हम आगे कह सकते हैं पांचवा हिस्सा के रूप में NaHCO3 का जारण का मतलब है दहन का मतलब है वायु की उपस्थिति में जलना। तो NaHCO3 का जारण और इसी के द्वारा हम सोडियम कार्बोनेट को प्राप्त करेंगे। तो NaHCO3 लिख देते हैं इस तरह से NaHCO3। अब इसका जारण जब होगा तो Na2CO3 बनेगा। Na2CO3 इसको हम बनाएंगे, इसको हम प्राप्त करेंगे तो इसको दो बार लेना होगा और साथ में जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये है सोडियम कार्बोनेट जिसको हम बनाने की दूसरी विधि पढ़ रहे थे और उस विधि का नाम क्या था साल्वे विधि। तो साल्वे विधि में सबसे पहले संयंत्र पढ़ा गया, उसके भाग लेने वाले विभिन्न भाग, उनका चित्र, उनका वर्णन और उसके बाद कौन से भाग में क्या रासायनिक अभिक्रिया होगी और अंत में हमको सोडियम कार्बोनेट कैसे प्राप्त होगा यहाँ तक की जानकारी आपने प्राप्त की। अब औद्योगिक उत्पादन की दूसरी विधि यहाँ पर पूर्ण होती है और उस विधि का नाम था साल्वे विधि। अब तीसरी विधि की बात हम करेंगे और वो है विद्युत अपघटन
विधि। तो विद्युत अपघटन विधि पढ़ी जा रही है। पहली विधि पढ़ी गई थी और दूसरी विधि अभी अभी पढ़ी गई, उसका नाम था साल्वे विधि। और तीसरी विधि अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो इन शुरुआती दो विधियों को अब हम समाप्त करके कौन सी विधि पर आ जाते हैं? तीसरी विधि पर। अब तीसरी विधि का नाम क्या है? विद्युत अपघटन विधि। विद्युत अपघटन विधि के साथ एक वैज्ञानिक का नाम भी जुड़ा है, उनको हरग्रीव वर्ड कहते हैं। तो हरग्रीव वर्ड विधि, इस नाम से भी इसको जानते हैं, हरग्रीव वर्ड विधि। हरग्रीव वर्ड विधि में किस तरह से संयंत्र रहेगा? तो इसमें से कार्बन रहेगा बीचों बीच इस तरह से। तो ये देखिए, ये बन गया, ये है कार्बन का एनोड। तो विद्युत अपघटन विधि में ये रहता है कार्बन का एनोड। तो कार्बन का एनोड ये बना दिया गया। कार्बन के एनोड को घेरे हुए तांबे के कैथोड रहेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर एस्बेस्टस लगा रहेगा, इधर भी एस्बेस्टस लगा रहेगा, और यहाँ पर ये देखिए, ये रहता है तांबे का कैथोड। तो ये आपके सामने फिर बना दिया गया तांबे का कैथोड। तो तांबे का कैथोड यहाँ आपको देखने मिलेगा और सछिद्र होगा, मतलब बीच बीच में यहाँ पर जगह रहती है इस तरह से। अब एक आयताकार पात्र रहेगा इस तरह से, यहाँ भी आयताकार भाग आप देखेंगे इस तरह से। अब इस आयताकार भाग में इधर से हम ब्राइन भेजेंगे। ब्राइन मतलब NaCl। तो ब्राइन को यहाँ पर भेजा जाएगा आयताकार भाग में। किसको भेजा जाएगा? ब्राइन को। अब ब्राइन जब भेजेंगे तो यहाँ पर हमको क्लोरीन विद्युत अपघटन होगा, और यहाँ पर जो है क्लोरीन Cl2 जो है यहाँ पर मुक्त होगा। तो क्लोरीन इस भाग में मुक्त होता है एनोड के ऊपर, और इसमें से Na2CO3 हम प्राप्त करेंगे, सोडियम कार्बोनेट, और यहाँ पर हमको मिलेगा Na2CO3। तो इस तरह से संयंत्र की बनावट रहती है, Na2CO3 हमको मिलता है। और कुछ बेकार विलयन भी रहेंगे जो यहाँ से बाहर चले जाएंगे। तो यहाँ क्या रहता है? बेकार विलयन। तो ये है, और यहाँ पर पूरे जगहों पर आप देख रहे हो ब्राइन भरा रहेगा। ब्राइन का मतलब है NaCl भरा रहता है। तो इस तरह से, तो ये है तांबे का कैथोड, ये है कार्बन का एनोड। इसमें से हम क्या भेजे? ब्राइन विलयन। तो एनोड के ऊपर कौन मुक्त हुआ? क्लोरीन। और सोडियम कार्बोनेट जिसको बनाने की विधि है विद्युत अपघटन विधि, तो ये सोडियम कार्बोनेट हमको यहाँ से प्राप्त होगा, और बेकार के विलयन समय समय पर यहाँ से बाहर हो जाएंगे। तो ये है हरग्रीव वर्ड विधि। तो लीब्लांक विधि, साल्वे विधि, और तीसरी विधि अभी अभी पढ़ी गई, इसको कहते हैं विद्युत अपघटन विधि। तो ये है सोडियम कार्बोनेट का औद्योगिक निर्माण। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि इस विद्युत अपघटन विधि में क्या समीकरण होगा उसको हमको पढ़ना है। तो विद्युत अपघटन विधि का आप समीकरण पढ़ेंगे। तो समीकरण में NaCl ब्राइन आपने भेजा है, तो टूटेगा Na प्लस और क्या बनाएगा? Cl माइनस। यदि हम इसको दो भाग ले लें तो यहाँ पर 2 बनेगा। अब 2 Na प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 2 Na बनाएगा। अब ये जो बना हुआ 2 Na है वो जल से अभिक्रिया करेगा, तो NaOH बनाएगा, NaOH बनाएगा, और H2 भी निकलेगी। अब ये जो 2 NaOH बना है ये और आगे क्रिया करेगा। 2 NaOH के जो अणु बने हैं ये और अधिक क्रिया कर जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड भी रहेगी,
तो ये सोडियम कार्बोनेट बनेगा Na2CO3, जिसको हम बनाना चाह रहे हैं इस विद्युत अपघटन विधि से। हरग्रीव बर्ड विधि से जो हम सोडियम कार्बोनेट बना रहे थे तो उसके कैथोड पर एक क्रिया होगी। पहले ब्राइन जो आपने दिया है उसका विघटन होगा, तो ब्राइन का विघटन ये है। उसके कैथोड पर क्या क्रिया होगी इसको हम जान रहे हैं। तो कैथोड पर इतनी रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी, तो यहाँ पर हमको उल्लेख करना है कि कैथोड पर ये अभिक्रियाएं संपन्न हो रही हैं। अब इस कैथोड अभिक्रिया में Na2CO3 बन गया और Na2CO3 के साथ उपजात या बाई प्रोडक्ट उपजात पदार्थ के रूप में H2O भी बनेगा। अब और आगे बढ़ जाते हैं। कैथोड के बाद अब बारी आएगी एनोड। एनोड पर क्या क्रिया अभिक्रियाएं होंगी इस हरग्रीव बर्ड विधि में, उसको हम पढ़ेंगे। तो एनोड पर वो Cl दिख रहा है, तो 2 Cl जो ऋण परमाणु है 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा और 2 Cl, ये 2 Cl जो है इस तरह से क्लोरीन गैस में परिवर्तित होंगे जो मुक्त होगा। और ये कहाँ पर संभव है, कहाँ पर हो रहा है, एनोड पर। तो एनोड पर क्लोरीन प्राप्त होता है जैसा कि चित्र में भी दिखाई पड़ रहा है, और कैथोड पर जो है इस तरह से सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा। और ये रासायनिक समीकरण है और हमारे सोडियम कार्बोनेट निर्माण की विद्युत अपघटन विधि या हरग्रीव बर्ड विधि। तो उसका बनावट, उसका वर्णन हमने पढ़ा, और हरग्रीव बर्ड विधि या विद्युत अपघटन विधि में संपन्न होने वाली रासायनिक। तो ये औद्योगिक उत्पादन 3 विधियों से हुआ, ली-ब्लांक विधि, साल्वे विधि और अभी अभी पढ़ी गई विद्युत अपघटन विधि। तो आप सभी ने अभी तक पढ़ा कि सोडियम कार्बोनेट, इसका औद्योगिक उत्पादन कैसे होगा, और औद्योगिक उत्पादन इसको पढ़ा जा चुका है। अब हम पढ़ेंगे कि सोडियम कार्बोनेट के भौतिक गुण, सोडियम कार्बोनेट के भौतिक गुण, इनको पढ़ेंगे कि भौतिक अवस्था इनकी क्या होगी या किस तरह से इनको हम प्राप्त करते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट सफ़ेद होता है और क्रिस्टल के रूप में क्रिस्टली पदार्थ है। तो सफ़ेद क्रिस्टली पदार्थ है, ये हम कहेंगे सोडियम कार्बोनेट का पहला भौतिक गुण हुआ। दूसरा भौतिक गुण जल में विलेय भी है, जल जो विलायक है उसमें विलेय होता है, ये इनका दूसरा भौतिक गुण हुआ। और इनका गलनांक जो है, गलनांक जिसको आप सब जानते हो, तो गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट जो है इसको हम कहेंगे, इनका गलनांक 852 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये भौतिक गुण है सोडियम कार्बोनेट के। तो सोडियम कार्बोनेट का उत्पादन हमने पढ़ा था, औद्योगिक उत्पादन, और अभी अभी हमने क्या पढ़ा, उनके भौतिक गुण। अब भौतिक गुण के बाद अब पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाएं या रासायनिक गुण। रासायनिक गुण सोडियम कार्बोनेट के, तो रासायनिक गुणों में पहला रहेगा ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव, अब ऊष्मा का प्रभाव में जैसे आप कहेंगे कि Na2CO3, इसमें 10 जल के अणु होते हैं,
तो इसको यदि आप गर्म कर दोगे तो Na2CO3 और इस तरह से H2O, मतलब 9 H2O अणु बाहर हो गए। कितने अणु? 10 थे तो एक ही बच गया, मतलब कितने माइनस हो गए? 9। तो 9 जल के अणु निकल गए। तो उस समय इसको हम उत्फुल्लन लवण के नाम से जानेंगे। तो उत्फुल्लन लवण बनते हैं। और मान लो इसको और अधिक हम गर्म करते जाएं 750 और 852 पर, तो आप इससे आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे ये बन चुका है हमारा Na2CO3 इंटू H2O। इसको अब हम 750 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर दें। तो जैसे ही 750 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे तो ये जल अणु भी नहीं रहेगा। तो ये हो जाएगा Na2CO3 और ये जल अणु फिर माइनस हो जाएगा। अब और आगे बढ़ जाते हैं। जैसे Na2CO3 जो बन चुका है, तो और अधिक हम गर्म करते हैं 852 डिग्री तक। तो इस तरह से वहाँ कोई भी जल के अणु उपलब्ध नहीं रहेंगे। तो ये है कि ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा तापमान का प्रभाव किस तरह से रहेगा, ये पढ़ा गया। अब दूसरा रासायनिक गुण है जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे सोडियम कार्बोनेट का, वो है जल से अभिक्रिया। जल से अभिक्रिया अब आप लिख देंगे जैसे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, जल मतलब क्या है? H2O। इन दोनों की यदि हम अभिक्रिया करेंगे तो दो महत्वपूर्ण पदार्थ बनेंगे NaOH और H2CO3। तो यहाँ पर ये 2 बार बनेगा। इसको जल अणु को भी हमको कितनी बार लेना पड़ेगा? 2 बार। तो क्षार बनता है या क्षार प्राप्त होते हैं, जैसा कि आपको दिखाई समीकरण में दे रहा है। अब इसके बाद है अम्ल से क्रिया। तीसरा है अम्ल से क्रिया। अब अम्ल से क्रिया भी होगी तो Na2CO3 अम्ल हम कोई भी प्रयुक्त करेंगे, जैसे HCl हम प्रयुक्त कर लेते हैं तो NaCl बन जाएगा। 2 अणु हमारे बनेंगे NaCl के इस तरह से। तो 2 अणु NaCl के बन गए और भी उपजात बनेंगे H2O और CO2। तो अम्ल से क्रिया के द्वारा सोडियम क्लोराइड ये यौगिक जो हैं बनते हैं। तो ये है अम्ल से अभिक्रिया। तो 3 रासायनिक गुण अभी पढ़े गए सोडियम कार्बोनेट के। अब और आगे कुछ रासायनिक गुणों को पढ़ा जाएगा। चौथा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया, चौथा रासायनिक गुण है CO2 से क्रिया। तो CO2 से भी क्रिया होती है, जैसे Na2CO3 है, CO2 से क्रिया करेगा। तो इस तरह से CO2 अकेला क्रिया नहीं कर पाएगा, जल को भी हमको लेना होगा और जल के साथ ही अभिक्रिया हो जाएगी और 2 बार सोडियम बाइकार्बोनेट का बनना होगा। तो यहाँ पर आप लिख दोगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट ये बनते हैं। तो एक और रासायनिक गुण हुआ सोडियम कार्बोनेट का। अब इसके अलावा जो है चूने के पानी से भी क्रिया होती है। तो 5वां रासायनिक गुण है चूने के पानी से अभिक्रिया। अब चूने का पानी जैसे आप लिखोगे तो Na2CO3 तो रहेगा। चूने का पानी मतलब सब जानते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों की क्रिया होगी। तो NaOH और CaCO3 ये 2 पदार्थ हैं, ये बनेंगे।
और 2 बार दिख रहा है, तो यहाँ पर ये 2 बार बनेगा। और इस तरह से बाकी के समीकरण संतुलित हैं। तो इस तरह से चूने के पानी या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया होती है। तो यहाँ आप कहोगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट बनते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बनते हैं। तो अभी इस पाठ में हम रासायनिक गुणों का अध्ययन कर रहे हैं सोडियम कार्बोनेट के, और आगे की कक्षाओं में इसे और अधिक रासायनिक अभिक्रियाओं को क्षार एवं क्षारीय मृदा धातुओं में अध्ययन करेंगे। और आप सभी को धन्यवाद।